प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। इस वीडियो में हम लोग गुप्त काल को स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है, तो जो अन्य पॉइंट बचे हुए थे इस वीडियो के माध्यम से हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कि गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है। कला के चरमोत्कर्ष का काल। गुप्त काल में भारतीय कला का भी अत्यधिक विकास हुआ। वास्तुकला, शिल्पकला, मूर्तिकला, संगीत कला, चित्रकला, मंदिर निर्माण कला आदि का विकास हुआ। गुप्त काल में सर्वप्रथम मंदिरों का निर्माण हुआ। गुप्त काल में मंदिर निर्माण में पंचायत शैली का विकास किया गया। भूमरा तथा नचना कुठार के शिव पार्वती मंदिर, सारनाथ तथा मथुरा की बुद्ध एवं विष्णु की प्रतिमाएं तथा अजंता एवं एलोरा की चित्रकलाएं ही इस युग को चरमोत्कर्ष के शिखर पर आरूढ़ करने के लिए पर्याप्त हैं। अजंता और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित हैं और यहाँ पर अत्यंत सुंदर चित्रों का अंकन किया गया है। अजंता के गुफा की प्रशंसा करते हुए आरसी मजूमदार ने लिखा है, मानव भावों का इतना सुंदर, सूक्ष्म और मनोवैज्ञानिक चित्रण और कहीं भी उपलब्ध नहीं होता है जैसा कि अजंता की गुफाओं में। हाइवेल ने लिखा है कि अजंता के चित्रों के कारण भारत मानवता की श्रद्धा का अधिकारी है। स्पष्ट है कि गुप्त युग कला के पुनरुज्जीवन का नहीं बल्कि चरमोत्कर्ष तथा प्रस्फुटन का काल था। नेक्स्ट हमारा महत्वपूर्ण बिंदु है कि क्यों स्वर्ण काल है। तो भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार का युग। गुप्त काल में भारत में संस्कृति और सभ्यता का प्रचार विदेशों में हुआ और कई जगह भारतीयों ने उपनिवेशों की स्थापना की। गुप्त काल में अनेक भारतीय धर्म प्रचारक चीन गए तथा फाहियान नामक चीनी यात्री भारत आया। परिणाम स्वरूप इंडोचीन, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो आदि भारतीय संस्कृति के केंद्र बन गए। इसके अतिरिक्त तिब्बत, कोरिया तथा जापान में भी बौद्ध धर्म के माध्यम से भारतीय संस्कृति का प्रसार हुआ। इस प्रकार सांस्कृतिक प्रचार के फलस्वरूप बृहत्तर भारत का जन्म हुआ, जो गुप्त काल को गौरवान्वित करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गुप्त काल का भारतीय इतिहास में अद्वितीय स्थान है तथा इसकी समकक्षता में कोई अन्य काल नहीं आ सकता। आर्थिक, धार्मिक, साहित्यिक एवं कला कौशल के क्षेत्र में इस समय देश उन्नति की पराकाष्ठा पर पहुंच गया था तथा उन परंपराओं का निर्माण हुआ जो आगामी शताब्दियों के लिए एक उदाहरण स्वरूप बनी रहीं। अतः गुप्त काल को प्राचीन भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग की संज्ञा से विभूषित करना उचित प्रतीत होता है। परंतु वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कुछ सामाजिक आर्थिक इतिहासकार जैसे आर्य शर्मा, रोमिला थापर जो प्रमुख हैं, गुप्त काल को स्वर्ण युग कहना उचित नहीं मानते। इन विद्वानों के अनुसार स्वर्ण काल की कल्पना वस्तुतः एक काल्पनिक आदर्श है जिसका अस्तित्व सुदूर अतीत में ही संभव है। गुप्त काल में उच्च वर्ग तथा निम्न वर्ग के जीवन स्तर में काफ़ी विषमता थी। अतः गुप्त काल में उच्च वर्गों के संदर्भ में स्वर्ण युग माना जा सकता है, यानी उच्च वर्ग के लिए यह स्वर्ण युग था।
जिनका जीवन स्तर पर्याप्त ऊंचाई पर पहुंच गया था, किंतु निम्न वर्ग की दृष्टि से नहीं, क्योंकि निम्न वर्ग अब भी दबा कुचला था और उपेक्षित जीवन व्यतीत कर रहा था। गुप्त काल में ही सामंतवाद, दास प्रथा आदि का विकास हुआ और कृषक आर्थिक रूप से बंधक बने। स्त्रियां संपत्ति का एक महत्वपूर्ण भाग बन गईं और पूर्णतः पुरुषों के अधीन हो गईं। जाति भेद और वर्ण व्यवस्था में जटिलता आई। इस प्रकार यद्यपि कला और साहित्य उच्च वर्गों के सुखी जीवन का परिचय देते हैं, किंतु निम्न वर्ग की स्थिति दयनीय ही थी। फाहियान ने चांडालों की दुर्दशा के विषय में लिखा है, अस्पृश्य वर्ग की अवनति हुई तथा सामाजिक तनाव बने रहे। डी कौशाम्बी के अनुसार गुप्त काल की सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, फिर भी मौर्य काल की तुलना में नगरों का वैभव कम हुआ था। इसी प्रकार गुप्त काल को हिंदू पुनर्जागरण का काल मानना भी कठिन है, क्योंकि आर्यभट्ट और बराहमिहिर के ज्योतिष सिद्धांत आंशिक रूप से ही भारतीय हैं। बराहमिहिर के पंच सिद्धांत में से एक रोमन था तो दूसरा पोलिस, जो सिकंदरिया के ज्योतिष पॉल द्वारा प्रतिपादित था। अतः हिंदू पुनर्जागरण का एकमात्र साक्ष्य कालिदास की रचनाएं, कुछ पुराणों की रचना तथा वे सिक्के व शिलालेख हैं जिनसे गुप्त राजाओं द्वारा वैष्णव एवं शैव धर्म को प्रोत्साहन देने के प्रमाण मिलते हैं। परंतु कालिदास की रचनाएं किसी बौद्धिक पुनर्जागरण का प्रतीक न होकर उस साहित्यिक शैली का विकसित रूप है जो पूर्व काल में उदित हो रही थी। पुराण भी गुप्त काल में पूर्ण रूप से विद्यमान थे, केवल उनका संकलन गुप्त काल में हुआ। वैष्णव और शैव धर्म के सिद्धांत भी पूर्व काल से चले आ रहे थे। वे विकास के परिणाम में किसी धार्मिक पुनर्जागरण के नहीं। उनकी लोकप्रियता का कारण केवल इतना ही था कि वे सामंतवादी व्यवस्था के अनुकूल थे। कला की दृष्टि से भी गुप्त काल को स्वर्ण युग नहीं माना जा सकता, क्योंकि कला का संरक्षण बड़े बड़े सामंतों के हाथों में था। जनसाधारण की कलाकृतियाँ जैसे मृण मूर्तियाँ, मिट्टी के बर्तन आदि या तो कम ही दृष्टिगोचर होते हैं या फिर इस तरह रूपांतरित होकर सामने आते हैं कि वे जनसाधारण के नहीं अपितु समाज के विशिष्ट वर्ग के लिए बनाए गए हैं। अतः स्वर्ण युग की अवधारणा यथार्थ पर आधारित न प्रतीत होती हुई, कम से कम जनसाधारण के लिए तो नहीं। किंतु इन विद्वानों का यह आक्षेप तर्क संगत नहीं है, क्योंकि उस दृष्टि से गुप्त काल ही क्या विश्व के काल का स्वर्ण युग, विश्व का कोई भी काल स्वर्ण युग नहीं कहा जा सकता। जब हम गुप्त काल को स्वर्ण युग कहते हैं तो हमारा अभिप्राय यह कदापि नहीं होता है कि वहाँ चारों ओर स्वर्ण की वर्षा होती थी या सब कुछ दूध का धुला हुआ था, अपितु हमारा अभिप्राय यह है कि प्राचीन भारतीय इतिहास में हिंदू संस्कृति के विविध पक्षों का जो विकास हुआ वह गुप्त काल में अन्य कालों की तुलना में अधिक था। गुप्तों के पास जो अतुलित स्वर्ण भंडार था उसका उपयोग गुप्त सम्राटों ने साम्राज्य के विकास तथा जनता की भलाई के लिए किया था। गुप्त साम्राज्य का आर्थिक पतन मुख्यतः सकंदगुप्त के शासनकाल में प्रारंभ हुआ। चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल राजनैतिक तथा सांस्कृतिक दोनों ही दृष्टियों से चरमोत्कर्ष का काल था और यही प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग था। श्री अरविंद के शब्दों में, भारत ने अपने इतिहास में
कभी भी अपनी जीवन शक्ति को अनेक दशाओं में इस प्रकार प्रफुल्लित होते नहीं देखा जैसा कि गुप्त काल में देखा गया। इन्हीं कारणों तथा विशिष्टताओं के कारण गुप्त युग को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसको अच्छे तरीके से आप लोग तैयार करना, ये आप लोगों के हर एग्जामिनेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। थैंक यू।